Let's move further in this chapter, and we have the next topic: atomic research, space research, and other scientific and technological development. So, basically, in this topic, we have been provided with facts. So, let's have a look on it. So, the Parliament of India passed the Scientific Policy Resolution in 1958, and basically ये जो scientific policy resolution पास हुआ उसके basis पे जो है न्यू एवेन्यूज़ मिले साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद में जैसे कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया था इन 1948, एंड उसके चेयरमैन जो है डॉक्टर होमी बाबा को बनाया गया था. नाउ एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक मैटर का, एंड जो एटम है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो ये सब के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई थी. Now, the first nuclear reactor, Apsara, was designed in 1956, and an institution named Atomic Energy Establishment was set up in Trombay near Mumbai. सो एक न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाई गई थी इन 1956, और उसी के साथ जो है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इन ट्रॉम्बे नियर मुंबई. Now, after the death of Dr. Homi Bhabha, the government renamed the Atomic Energy Establishment as Bhabha Atomics Research Center in the memory of Dr. Homi Bhabha. And the chairman of Atomic Research Center was Dr. Vikram Sarabhai. He was awarded with Shanti Swarup Bhatnagar Award. That is, Dr. Vikram Sarabhai was awarded Dr. Shanti Swarup Bhatnagar Award. Now, as there was requirement for heavy water to generate atomic energy, a heavy water plant was established in 1962 at Nangal. सो ये जो एटॉमिक एनर्जी के लिए जो है काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है हैवी वाटर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था एट नांगल इन 1962. Apart from that, the Indira Gandhi Center for Atomic Research was established in 1971 at Kalapakkam near Chennai. Then, the Seismic Center was established at Gauribudan near Bangalore. Now, this seismic center was established to decide the place for nuclear test. So, nuclear test कहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए, तो ये जो seismic center है वो बताते थे कहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर साइट है जहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं. सो जो इंडिया है उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था पोखरान इन राजस्थान इन 1974, एंड ये जो साइट सिलेक्ट की गई थी पोखरान, वो जो है इस सेस्मिक सेंटर के बेसिस पे ही सिलेक्ट की गई थी. नाउ विद द एक्सपेरिमेंट इंडिया वॉज रैंक्ड एट द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट. और इस जब ये पोखरान में टेस्ट कंडक्ट किया तो इंडिया 6th कंट्री बनी थी जिसने जो न्यूक्लियर टेस्ट है सक्सेसफुली कंडक्ट किया था. Then Nuclear Power Corporation of India was established in 1987 for the planning, administration and management of 7 different nuclear power stations in India. So इंडिया में 7 डिफरेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे, और उनके प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था इन 1987. Then Indian National Committee for Space Research was created by Department of Atomic Energy in 1962. So जो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट था उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई थी, एंड उसके बाद जो है स्मॉल रॉकेट्स लॉन्च करने शुरू किए गए थे. सो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वॉज स्टार्टेड इन 1963. सो जो इक्वेटर में जो रॉकेट लॉन्च करना है उसका वो स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया गया था इन 1963. इसके अलावा जो सेकेंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है वो शुरू किया गया था एट थुम्बा. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वो स्टार्टेड एट जोधपुर टेकरा अहमदाबाद. सो जोधपुर टेकरा पे जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शुरू किया था इन 1969. देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड स्पेस कमीशन वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑफ बैंगलोर. इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया. उसके बाद जो है इसरो की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और जो इसरो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च की थी. अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया टुक द एंट्री इनटू द स्पेस एज. सो ये जो आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुई, उसके बाद जो है इंडिया ने भी स्पेस एज में एंट्री कर ली थी. Then Bhaskar 1 in 1979 and Bhaskar 2 in 1981 were launched into space, and from Sriharikota Space Center an artificial satellite named Rohini RS-1 was successfully launched in the space in 1980. So इसके बाद जो है हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आर्यभट्ट लॉन्च की, उसके बाद हमने भास्कर 1 और भास्कर 2 लॉन्च किए, एंड देन श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है वहाँ से हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम रोहिणी RS-1 भी लॉन्च की इन 1980. For that, a satellite vehicle named SLV-3 was used, through which India became the 6th member of Space Club in the world. सो SLV-3 से जो है हमने वो सैटेलाइट व्हीकल से जो है हमने लॉन्च की सैटेलाइट, और इससे जो है इंडिया 6th मेंबर बन गया था स्पेस क्लब में. So this was about atomic research, space research and other scientific and technological development that took place after the independence.
Now moving on further, we have telecommunication and information technology. So after the launching of INSAT 1B into the space, revolution began in the fields of telecommunication, TV, broadcasting and meteorology. And this INSAT 1B lasted for 7 years, and hence INSAT 1D was launched in 1990. सो जब इनसेट 1 भी जो है स्पेस में लॉन्च किया गया, उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजी में जो है रिवोल्यूशंस आए, और ये जो इनसेट 1 भी था वो 7 ईयर्स के लिए काम किया, एंड उसके बाद जो है हमें इनसेट 1D लॉन्च करना पड़ा इन 1990. Apart from that, IRS-1A, that is Indian's remote sensing satellite, was launched commercially from Baikonur in Soviet Russia. So जो IRS-1A है वो लॉन्च किया गया था, बट वो सोवियत रशिया से जो है लॉन्च किया गया था. उसके बाद में IRS-1B लॉन्च किया गया था इन 1991. Then Indian scientists had already designed ASLV, that is Augmented Satellite Launch Vehicle, in order to launch satellite into the space in 1980. So इंडिया ने जो है 1980 तक ASLV भी डेवलप कर लिया था, एंड दस ये जो सैटेलाइट है उसकी वजह से जो है इंडिया का टीवी और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो कनेक्ट हो गया था. सो जो ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया में वो कोलकाता और चेन्नई में शुरू हुआ था, एंड विद द यूज़ ऑफ अ प्राइवेट ट्रांसमीटर. सो जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है वो फर्स्ट इंडिया में कोलकाता और चेन्नई में हुई थी थ्रू द प्राइवेट ट्रांसमीटर. उसके बाद गवर्नमेंट ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है अपने अंडर में ले लिया, एंड उसको नाम दे दिया ऑल इंडिया रेडियो इन 1936. सो उस टाइम पे जो है जो रेडियो स्टेशन थे इन 1985 वो 71 स्टेशन थे, एंड टिल 1994 इट रीच्ड 160. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था टीवी का वो 1965 में कंडक्ट किया गया था इन इंडिया, एंड द टेलीकास्टिंग वो स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई इन 1972, एंड देन कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर एंड लखनऊ टीवी स्टेशंस. सो ये जो टेलीकास्टिंग है टीवी की मुंबई में शुरू हुई थी 1972. उसके बाद जो है कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर और लखनऊ, ये सब जगह पे भी जो है टीवी की टेलीकास्टिंग शुरू हुई. सो ये जो रेडियो एंड टीवी सर्विसेज थी वो इंडिया में सेपरेट की गई इन 1975. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नेशनल प्रोग्राम्स है वो शुरू किए गए टीवी पे इन 1987, एंड जो आफ्टरनून शोज़ है वो शुरू किए गए इन 1989. सो एक तरह से इंडिया ने जो है काफ़ी प्रोग्रेस की थी इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. देन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे जो है इंडिया में 23,326 जो है पोस्ट ऑफिस अवेलेबल थे, बट वो इंक्रीज़ होके जो है 2 लाख पोस्ट ऑफिस हो गए. सो बेसिकली जो पोस्टल सर्विस है वो काफ़ी फास्ट हो गई इंडिया में, एंड जो टेलीग्राफ सर्विसेज है वो स्टॉप कर दी गई है, बिकॉज आज के वर्ल्ड में जो टेलीफोन्स है, सेलफोन्स है, SMS है, सोशल मीडिया है, उन्होंने जो है काफ़ी अपना प्रोमिनेंट प्लेस बना लिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ईमेल का जो यूसेज है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, एंड इस तरह से जो है जो टेलीकम्युनिकेशन है उस जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो जो टेलीकम्युनिकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से गवर्नमेंट भी मैनेज करती है, एंड ऑल्सो उसमें जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, द मनी ऑर्डर सर्विसेज थ्रू सैटेलाइट बिगेन इन 1994. सो जो मनी ऑर्डर जो भेजना होता था वो सैटेलाइट सर्विस जो है वो शुरू हुई थी 1994 में. लेकिन आज के जो ये ऑनलाइन बैंकिंग है और जो मोबाइल बैंकिंग सिस्टम्स जो है आ गए हैं, उस वजह से ये मनी ऑर्डर भी एक तरह से काफ़ी ऑब्सोलीट हो गया है. सो इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इज़ नाउ रैंक्ड अमॉन्ग द डेवलप्ड कंट्रीज. सो जो इंडिया का डेवलपमेंट जो हुआ है ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, उस हिसाब से जो है इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में वो रैंक करता है. सो इन इंडिया हैदराबाद हैज़ प्रोग्रेस रिमार्केबली इन दिस फील्ड, और इसमें जो है हैदराबाद का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. ऑल्सो इन्फोसिटी हैज़ बिन एस्टेब्लिश इन गुजरात. सो गुजरात में भी इन्फोसिटी बनाई गई है. इसके अलावा गुजरात हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन नेटवर्क, दैट इज़ GS-WAN, दैट इज़ गुजरात सैटेलाइट वाइड एरिया नेटवर्क. सो इस तरह से जो है काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने इंडिया के डेवलपमेंट में. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दी रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड द प्राइमरी सेक्टर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव सुप्रीम पावर्स एंड द रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज़. सो कौन कौन से सुप्रीम पावर्स थे और जो इंडिया है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में उनके रिलेशन कैसे थे. सो वी विल सी ऑल दिस थिंग इन दिस टॉपिक. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया मेड एफर्ट्स टू कीप बैलेंस इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद द वर्ल्ड सुपर पावर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज. थ्रू इट्स यूनिक फॉरेन पॉलिसीज, इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ मेजर एक्सटेंट इन इट. सो इंडिपेंडेंस के बाद में जो है इंडिया ने ट्राई किया है कि जो सुपर पावर्स है और जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ है जो इंडिया के बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर जो इंडिया के पास में है, तो उनके साथ में जो है रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, एंड एक तरह से इंडिया काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहा है इस एफर्ट्स के अंदर. सो द फर्स्ट कंट्री इज़ अमेरिका.
जो अमेरिका है, हमें पता है कि ये जो सुपर पावर से इमर्ज हुए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो लेट्स सी इंडिया ने किस तरह से जो है जो रिलेशन है मेंटेन किए थे अमेरिका के साथ में. जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है इंडिया को सपोर्ट किया था. एंड उसमें से एक अमेरिका भी थी जो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी. लेकिन वी हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद रशिया, और जो रशिया और अमेरिका है उनके बीच में नहीं बनती थी. एंड दैट्स वाई जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन. और इसके साथ क्या हुआ कि अमेरिका ने ये भी बोला कि जो इंडिया है उसको अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ एडजस्ट करनी चाहिए. लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ किया एंड जो ये रिलेशनशिप है वो सुपरफिशियल रहे. सुपरफिशियल का मतलब है कि जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा डीप नहीं थे, बस शैलो रिलेशंस थे. और इसके अलावा जो अमेरिका है वो चाइना का जो इंक्लूजन है यूएन में वो नहीं चाहता था. एंड जब इंडिया ने ये चीज़ डिनाई कर दी, उन्होंने बोला कि नहीं, हम यूएन में नहीं आएंगे और चाइना को यूएन की सीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस फ्रेंडली नहीं रहे थे. लेकिन इसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज थे वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चालू रहे. एंड ऑल्सो जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एइजनहावर एंड प्रेसिडेंट कैनेडी, उन्होंने इंडिया विजिट किया था. लेकिन स्टिल जो रिलेशन है वो डीप और क्लोज फ्रेंडली नहीं हो पाए थे उस टाइम तक. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने जो है 3 ट्रीटी साइन नहीं की थी, दैट इज़ एटॉमिक वेपन ट्रीटी, देन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी एंड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. तो ये तीनों ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन नहीं की थी. एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया को इंसिस्ट कर रहा था ये ट्रीटीज़ को साइन करने के लिए. लेकिन इंडिया ने साइन नहीं की बिकॉज ये जो ट्रीटी थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी और हार्मफुल थी नेशन के इंटरेस्ट के लिए. जो है अमेरिका का इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्प्लेजर रहा था. उसके बाद में इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान इन 1998 इन राजस्थान. जो अमेरिका है ये टेस्ट के बाद में उसने इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे. जैसे कि अगर हम आज भी न्यूज़ में देखते हैं तो ईरान है, तो अगर मान लो वो न्यूक्लियर के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं. तो वैसे ही जब इंडिया ने ये पोखरान में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस टाइम पे इंडिया पे भी जो है अमेरिका ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे. लेकिन टाइम के साथ में जो है ये रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम हो गए. एंड जो इंडिया है उनको जो है असिस्टेंस मिलने लगा अमेरिका से इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड अदर फील्ड्स. उसके बाद में जो इंडिया और अमेरिका के जो बायोलेटरल रिलेशंस थे वो इम्प्रूव हुए जब टेररिस्ट अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एट न्यूयॉर्क इन अमेरिका. हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका का उसको उड़ा दिया गया था. वो टेररिस्ट अटैक के बाद में जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में काफ़ी सुधार आया था. देन रिसेंटली 2014-15 में हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिका विजिट किया था. एंड वहाँ पे उन्होंने यूएन असेंबली को भी जो है लाइक एड्रेस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ही विजिटेड इंडिया ऑन द 26 जनवरी 2015 एज अ चीफ गेस्ट फॉर द 66 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. ये जो बराक ओबामा थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो एज अ लाइक इंडियन इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए लाइक आए थे. एंड उसके बाद जो है इंडिया और अमेरिका का रिलेशन जो है काफ़ी कॉर्डियल हो गया. एंड ये दोनों जो कंट्रीज़ है दे आर कंसर्न अबाउट द इंटरनेशनल इश्यूज लाइक टेररिज्म. ये दोनों कंट्री जो है टेररिज्म के अगेंस्ट है एंड दे आर वर्किंग लाइक कॉर्डियली टू फाइट दैट ऑल्सो. दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप विद अमेरिका. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव सोवियत यूनियन और यूएसएसआर. सोवियत यूनियन ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया लाइक अमेरिका इन द फ्रीडम मूवमेंट. जो सोवियत यूनियन है दैट इज़ एक तरह से हम रशिया कह सकते हैं. उन्होंने भी जो है अमेरिका के साथ जैसे ही इंडिया को सपोर्ट किया था इन नेशनल मूवमेंट. सोवियत यूनियन हैज़ बिन अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो रशिया है, सोवियत रशिया, वो इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड उसने जो है काफ़ी लाइक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है इंडिया को ऑन द कश्मीर इशू. जो कश्मीर इशू हमारा था स्टार्टिंग से ही इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है. जैसे कि अब तो हमारे जो आर्टिकल 370 और 35A है वो हटा दिया गया है. जो ये रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और जो सोवियत रशिया के जो प्रेसिडेंट थे जब इन्होंने इंडिया को विजिट किया था काफ़ी सारे जो है एग्रीमेंट्स लाइक साइन हुए थे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द सोवियत गवर्नमेंट इन इंडियाज़ 5-year प्लान. जो सोवियत रशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया के 5-year प्लान में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए थे. At the critical time of India-China war, Soviet Russia had extended help in making MiG warcraft. जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो सोवियत रशिया ही था जिन्होंने जो मिग वॉर क्राफ्ट्स है उसको जो है बनाने के लिए हेल्प एक्सटेंड किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट एट द इंटरनेशनल लेवल सोवियत रशिया फुली सपोर्टेड द इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी.
सो बेसिकली ये जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी, उसको भी रशिया ने काफ़ी फेवर किया था। सो ये नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि इंडिया किसी भी एक जो नेशन है उसको फेवर नहीं करता है, बट जो है वो अपने रिलेशन सबके साथ में मेंटेन रखता है। सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशन विद सोवियत यूनियन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर, दैट इज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान है, हमें पता है कि वो दो सेपरेट कंट्रीज़ जो है ब्रिटिश रूल इंडिया के बाद में फॉर्म हुई थी, एंड जो रिलेशनशिप है काफ़ी ख़राब रहे हैं उसी टाइम से। इसके अलावा जो कम्युनल राइट्स हुए थे और जो सिचुएशन थी उस टाइम की पार्टीशन के टाइम पे, तो जो है उसमें काफ़ी मैटर बिगड़ गया था। और इवन जो आज भी है पाकिस्तान के साथ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही है रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच का बॉर्डर है वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसके बीच में काफ़ी जो है लाइक इश्यूज़ हैं। और जो कश्मीर का इशू है वो भी काफ़ी लाइक क्रूशल रहा है ये पाकिस्तान के रिलेशन के साथ में। हुआ क्या, ये कश्मीर की वजह से जो है जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से, और जो कश्मीर जो इशू उसकी वजह से, उनका रिजल्ट क्या हुआ, जो पाकिस्तान और इंडिया के वॉर्स हुए इन 1948, इन 1965, 1971 एंड 1999। ये 4 वॉर जो है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में लड़े थे। नाउ इन सभी वॉर में जो है पाकिस्तान को हरा दिया गया था, और इसकी वजह से जो है इंडिया के और पाकिस्तान के कभी रिलेशंस कभी सुधार आए ही नहीं। लेकिन इंडिया जो है पूरा अप्रूवल देता है तस्कंद एग्रीमेंट को एंड द शिमला एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बाय पाकिस्तान, बट ये जो पाकिस्तान है वो कभी उसको अप्रूव नहीं करता है। Inspired the Prime Minister Vajpayee's Lahore bus journey and later Agra summit with the Chief of Pakistan Army Pervez Musharraf, the relationship has continued to be stressful. जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे उन्होंने लाहौर बस जर्नी शुरू की थी, और उसके बाद में जो है आगरा समिट भी जो है साइन हुए थे। जो चीफ है पाकिस्तान आर्मी के दैट इज़ परवेज़ मुशर्रफ उनके साथ में, लेकिन स्टिल जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसने काफ़ी एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट दिया है सिख मिलिटेंट्स को पंजाब के अंदर, सेपरेटिस्ट को जो जम्मू कश्मीर में है, और टेररिस्ट को। इस तरह से जो है पाकिस्तान ने कोई लाइक रास्ता नहीं छोड़ा है कि वो इंडिया को परेशान नहीं करे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पाकिस्तान ने भी उसके बाद में जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। बेसिकली अब दोनों कंट्रीज़ के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड जो है वो दोनों ही अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस इंक्रीज़ कर रही है। The relation between the two countries has remained tensed, and Pakistan has not responded suitably to India's policy of peaceful relations. दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है रिलेशन काफ़ी टेंस रहते हैं, और जैसे जो इंडिया की जो पीस पॉलिसी है, पीसफुल रिलेशंस के लिए जो पॉलिसी है, उसके लिए भी जो पाकिस्तान है उसने कभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। This was about the relation between India and Pakistan. Moving on to next, we have relation between India and China. After the communal revolution in 1949, China captured the Tibet. जो तिब्बत है वो चाइना ने कैप्चर कर लिया आफ्टर दिस रिवोल्यूशन। चाइना के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए इसके बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक पंचशील एग्रीमेंट जो है साइन किया चाइना के साथ में। नाउ ये जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ वो एक तरह से जो है बिगनिंग था चाइना और इंडिया के कॉर्डियल रिलेशनशिप का। इन अराउंड 1954 चाइना रिवील इट्स मैप शोइंग मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर इट्स टेरिटरी। 1954 में जो है चाइना ने एक मैप रिलीज़ किया, और उसमें जो है काफ़ी सारे इंडियन पार्ट्स जो है उसके अंडर में उसने दिखाए। नाउ ये जब हुआ तो जो इंडिया चाइना के रिलेशन थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, एंड जो चाइना है उसने मैकमोहन लाइन को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हुआ क्या, जो तिब्बत जो है चाइना के अंडर चला गया था बिकॉज चाइना ने कैप्चर कर लिया था, और जो तिब्बत है वो इंडिया और चाइना के बीच का है। वहाँ पे जो है वो बॉर्डर का जो है डिस्प्यूट जो है शुरू हो गया। नाउ चाइना ने ये कहा कि जो ये मैप्स है वो काफ़ी पुराने हैं, एंड इस पर कोई डिस्कशन जो है हो ही नहीं सकता है, और जो उन्होंने इस तरह से जो है इंडिया में एनक्रोचमेंट शुरू रखा, दैट इज़ इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर उन्होंने आना शुरू रखा। नाउ जो 1959 तक है इंडिया ने ये जो इश्यूज़ है वो लाइक पीसफुल मैनर में रिजॉल्व करने के लिए चाइना के साथ काफ़ी ट्राई किया, लेकिन चाइना ने जो है इंडिया पे अटैक कर दिया और काफ़ी सारे एरियाज़ जो है उन्होंने कैप्चर कर लिए। इंडिया ने जो है मिलिट्री एक्शन या जो स्टेप्स है वो कंडक्ट किए, एंड फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलेटरल सीज फायर। जब इंडिया का भी जो मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, बट उसके बाद में जो है चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर किया, लेकिन ये वॉर के अंदर इंडिया को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा था। एंड जो है ये जो बॉर्डर इश्यूज़ है वो इंडिया आज तक उसके लिए जो है बात चल रही इन दोनों नेशंस के बीच में। ना अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो अभी भी जो है लद्दाख साइड पे चाइना का लाइक एनक्रोचमेंट हुआ था, और अभी जो है थोड़ा जाके बातचीत से थोड़े जो ट्रूप्स है वो अपने अपने जो बॉर्डर पे जो रिटर्न होने की बात हो रही है। बेसिकली उस टाइम से जो है चाइना के साथ में ये बॉर्डर इशू चलते आ रहे हैं, और अभी तक जो है ये सॉल्व नहीं हुए हैं। बट इसके अलावा जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है एक तरह से वो कोऑपरेटिव और फ्रेंडली है सिंस लास्ट 10 ईयर्स,
और जो है कॉर्डियल मीटिंग भी रखी गई थी इन 2014 बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जी जिनपिंग, दैट वाज हेल्ड एट रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद. सो एक तरह से लाइक वी कैन कंसिडर कि लाइक पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाए. सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया. ओके.